नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाई रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 6 शुरू करती हूँ। धन को आँखों से नहीं देखा जा सकता। धन एक विचार है जो आपके मस्तिष्क में ज़्यादा स्पष्टता से दिखता है। 1974 में मैंने अपने पहले निवेश के रूप में वाइकिकी की सीमा पर एक छोटा सा मकान खरीदा जिसमें 2 बेडरूम और 1 बाथरूम थे। इस सुंदर मकान की कीमत $56,000 थी। यह किराए पर उठने के लिए आदर्श था और मैं जानता था कि यह जल्दी ही किराए पर उठ जाएगा। मैं बहुत रोमांचित होकर अपने अमीर डैडी के ऑफिस में गया ताकि उन्हें यह सौदे के बारे में बता सकूं। उन्होंने दस्तावेजों पर सरसरी निगाह डाली और 1 मिनट से भी कम समय में नजरें ऊपर उठाकर पूछा, तुम्हें हर महीने कितना नुकसान हो रहा है? मैंने जवाब दिया, लगभग $10 प्रति माह। अमीर डैडी बोले, मूर्खों जैसी बातें मत करो। मैंने अभी आंकड़ों को ठीक से नहीं देखा, परंतु इन दस्तावेजों को सरकारी तौर पर देखने भर से ही मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तुम जानबूझकर ऐसा निवेश क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हें नुकसान हो? यह मकान सुंदर दिख रहा था। मैंने सोचा कि सौदा बढ़िया है, थोड़ा सा पेंट हो जाए तो यह मकान बिल्कुल नया दिखने लगेगा। मैंने कहा, या तो नुकसान उठाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। अमीर डैडी ने व्यंग से कहा, मेरे रियल एस्टेट एजेंट ने कहा था कि मैं हर महीने होने वाले नुकसान की चिंता ना करूं। वह कह रहा था कि कुछ सालों में इस मकान की कीमत 2 गुनी हो जाएगी। यही नहीं, सरकार इस पर होने वाले नुकसान के लिए टैक्स में छूट भी देगी। इसके अलावा यह इतना अच्छा सौदा है कि मैं डर रहा था कि अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो कोई और खरीद लेगा। यह सुनकर अमीर डैडी ने उठकर अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं समझ गया कि अब मुझे फटकार पड़ेगी, परंतु मैं यह भी जानता था कि मुझे कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाया जाएगा। मैं पहले भी इस तरह के शिक्षण सत्रों से गुजर चुका हूँ। अमीर डैडी ने दोबारा पूछा, तो तुम्हें हर महीने कितना नुकसान हो रहा है? मैंने सहमते हुए जवाब दिया, लगभग $100 प्रति माह। अमीर डैडी ने दस्तावेजों को देखते हुए अपना सिर हिलाया। सबक अब शुरू होने वाला था। उस दिन मैंने धन और निवेश के बारे में इतना कुछ सीखा जो मैंने अपनी जिंदगी के पहले 27 सालों में नहीं सीखा था। अमीर डैडी खुश थे कि मैंने साहस करके रियल एस्टेट में निवेश किया, परंतु मैंने कुछ गंभीर गलतियां कर दी जो मुझे वित्तीय रूप से तबाह कर रही थी। बहरहाल, मैंने उस शुरुआती निवेश से जो सबक सीखा, उन्होंने आगे चलकर मुझे करोड़ों कमा कर दिए। पैसे को दिमाग से देखा जाता है। अमीर डैडी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखें क्या देख सकते हैं। रियल एस्टेट की जायदाद आंखों से दिखती है, किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आंखों से दिखता है। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण वह होता है जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते। कई बातें होती हैं जो किसी निवेश को अच्छा या बुरा बनाती, जैसे सौदा, वित्तीय अनुबंध, बाजार मैनेजमेंट, जोखिम के तत्व, कैश फ्लो, कंपनी का तंत्र, टैक्स कानून और सैकड़ों अन्य बातें। इसके बाद वे सवाल पूछकर उस सौदे की चीरफाड़ करने लगे। तुमने इतनी ज़्यादा ब्याज दर पर सौदा क्यों किया? तुम्हारे हिसाब से इस निवेश पर तुम्हें कितने प्रतिशत आमदनी होगी? यह निवेश तुम्हारी दीर्घकालीन वित्तीय रणनीति के कितना अनुकूल है? क्या तुमने अनुमानों के बारे में कंपनी के इतिहास की जांच कर ली है? क्या तुमने मैनेजमेंट लागत का अनुमान लगाया है? मरम्मत के खर्च का अनुमान लगाने के लिए तुमने कितने प्रतिशत दर का प्रयोग किया? क्या तुम जानते हो कि नगर निगम ने अभी यह घोषणा की है कि उस इलाके की सड़कों को
उखाड़ेगा और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करेगा। तुम्हारी इमारत के ठीक सामने एक बड़ा मार्ग बनने वाला है। इस वर्ष लंबे प्रोजेक्ट से बचने के लिए वहां रहने वाले वहां से दूर जा रहे हैं। क्या तुम्हें यह मालूम था? मैं जानता हूँ कि आज बाजार की हालत अच्छी है, परंतु क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज़ इसे अच्छी हालत में रख सकती है? बिजनेस, अर्थशास्त्र या लोग? तुम्हारे हिसाब से बाजार की हालत कितने समय तक अच्छी रहेगी? अगर यह घर किराए पर न उठे तो क्या होगा? और अगर ऐसा न हो तो तुम कितने समय तक इसे और खुद को अच्छे हाल में रख पाओगे? और आखिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि धन का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है? इससे मैं सचमुच चिंता में पड़ गया हूँ। मेरी हवा निकल चुकी थी और मैं खिसियाते हुए बस यही बोल पाया, यह सौदा बहुत अच्छा दिख रहा था। अमीर डैडी मुस्कुराए, खड़े हुए और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोले, मैं खुश हूँ कि तुमने कोई कदम तो उठाया। ज़्यादातर लोग सोचते तो बहुत हैं, परंतु करते कुछ नहीं। जब कोई कुछ करता है तभी उससे गलती होती, और गलतियों से ही हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। यह बात हमेशा याद रखना। असली महत्व की चीज़ें क्लासरूम में नहीं सीखी जाती, ये सबक काम करके सीखे जाते हैं। ये सबक गलतियां करने और उन्हें फिर सुधारने से सीखे जाते हैं। बुद्धि इसी तरीके से आती है। मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। अब मैं सबक सीखने के लिए तैयार था। अमीर डैडी बोले, ज़्यादातर लोग 95% निवेश अपनी आँखों से करते हैं और सिर्फ 5% निवेश अपने दिमाग से करते हैं। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि लोग रियल एस्टेट की कोई जगह देखते हैं या किसी स्टॉक का नाम देखते हैं और इसके बाद अक्सर निर्णय ले लेते हैं। वे इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उनकी आंखें क्या देखती हैं, यह ब्रोकर उन्हें क्या बताता है, यह सहकर्मी उन्हें क्या अंदरूनी जानकारी देता है। अक्सर वे तर्क के बजाय भावना के आधार पर खरीदते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, इसीलिए 10 में से 9 निवेशक पैसे नहीं कमा पाते हैं, उन्हें नुकसान हो जाता है। यह जरूरी नहीं है, परंतु यह तय है कि वे अच्छी कमाई नहीं कर पाते। कभी वे बराबरी पर रहते हैं, कभी उन्हें नुकसान होता है और कभी उन्हें छुटपुट फायदा भी हो जाता है। ऐसे इसलिए होता है कि अपने दिमाग के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी आँखों और भावनाओं के आधार पर निवेश करते हैं। कई लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वे तत्काल अमीर बनना चाहते हैं। इसलिए निवेशक बनने के बजाय वे अंततः दिवा स्वप्न देखने वाले कुटिल, जुआरी और बेईमान बन जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, इसलिए हम थोड़ी देर बैठकर तुम्हारे द्वारा खरीदे गए नुकसान वाले सौदे पर विचार करते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे फायदे वाले सौदे में कैसे बदला जा सकता है। मैं तुम्हारे दिमाग को यह देखना सिखाऊंगा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। बुरे से भले वक्त। बुरे से भले तक। अगली सुबह मैं दोबारा अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास गया। मैंने उससे कहा कि मैं पुराने अनुबंध को बदलना चाहता हूँ। मैंने उससे अनुबंध पर दोबारा चर्चा शुरू की। यह चर्चा सुखद तो नहीं थी, परंतु मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। 3 दिन बाद मैं एक बार फिर अपने अमीर डैडी से मिलने गया। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और एजेंट को उसका पूरा कमीशन मिला, क्योंकि उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि कीमत पहले जितनी ही थी, परंतु निवेश की शर्तें पहले से बहुत अलग थीं। ब्याज दर, भुगतान की शर्तें और किस्तों में बदलाव कराने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया था कि इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसकी बदौलत मुझे हर महीने $80 नकद लाभ होगा। इस लाभ की गणना करते समय मैंने मरम्मत के खर्च और मकान के कुछ समय तक खाली रहने के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया था।
अगर बाजार की स्थिति बिगड़ जाए तो मैं अपने किराए में थोड़ी कमी करने के बावजूद पैसे कमा सकता था, और अगर बाजार की स्थिति बेहतर हो जाए तो मैं किराया बढ़ा सकता था। अमीर डैडी ने कहा, मैंने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से तुम्हें हर महीने कम से कम $150 का नुकसान होता, शायद इससे भी ज़्यादा। अब अगर तुम हर महीने $150 गंवाते तो अपनी तनख्वाह और खर्च के आधार पर तुम ऐसे कितने सौदे कर सकते थे? मैंने जवाब दिया, एक सौदे में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरे लिए हर महीने अतिरिक्त $150 निकाल पाना अक्सर संभव नहीं होता। अगर मैंने पहले वाला अनुबंध किया होता तो हर महीने मुझे आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता। टैक्स में छूट मिलने के बाद भी इस निवेश की किस्त के भुगतान के लिए शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती। अमीर डैडी ने पूछा, और अब तुम्हें क्या लगता है, तुम $80 का कैश फ्लो देने वाले ऐसे कितने सौदे कर सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जितने चाहे उतने कर सकता हूँ। अमीर डैडी सहमत में सिर हिलाया। अब वहाँ जाओ और ऐसे ढेर सारे सौदे कर लो। कुछ साल बाद हवाई में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगीं, पर जहाँ पहले मेरी सिर्फ एक जायदाद की कीमत दुगनी होती थी, वहीं अब मेरी 7 जायदादों की कीमत दोगुनी हो गई। यह थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि की शक्ति है। आप यह नहीं कर सकते। मेरे पहले रियल एस्टेट निवेश पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी। जब मैंने अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास अपना नया प्रस्ताव लेकर गया तो उसने मुझसे पहले वाकया कहा था, आप यह नहीं कर सकते। मुझे सबसे ज़्यादा समय एजेंट को यह समझाने में लगा कि मैं करवाना चाहता था उसे कैसे किया जा सकता है, चाहे जो हो। उस एक निवेश से मैंने कई सबक सीखे। उसमें से एक यह था कि जब कोई आपसे कहता है आप यह नहीं कर सकते, तो उसकी एक अंगुली आपकी तरफ होती है, जबकि 3 उंगलियां उसकी खुद की तरफ इशारा कर रही होती हैं। अमीर डैडी मुझे सिखाया, आप यह नहीं कर सकते या हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप नहीं कर सकते। इसका अक्सर यह मतलब होता है कि वह नहीं कर सकता। बरसों पहले की एक घटना इसका आदर्श उदाहरण है। जब लोगों ने राइट बंधुओं से कहा था, आप यह नहीं कर सकते, भगवान का शुक्र है कि राइट बंधुओं ने उनकी बात नहीं सुनी। ट्रिलियन डॉलर मालिक की तलाश में घूम रहे हैं। इस धरती पर हर दिन 1.4 ट्रिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घूमते हैं और यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज जितना अधिक धन कमाया जा रहा है और उपलब्ध है, उतना पहले कभी नहीं रहा। समस्या यह है कि धन अदृश्य होता है। आज इसका ज़्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए जब लोग अपनी आंखों से धन की खोज करते हैं तो वे कुछ नहीं देख पाते। ज़्यादातर लोग एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जैसे तैसे गुजारा करते हैं। हालांकि इस दुनिया में 1.4 ट्रिलियन डॉलर हर दिन उस व्यक्ति की तलाश में घूम रहे हैं जो उन्हें कमाना चाहते हैं। ये डॉलर ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो जानता है कि धन को कैसे संभाला जाता है, इसे पोषण कैसे दिया जाता है, इसे बढ़ाया कैसे जाता है। अगर आप धन को संभालना जानते हैं तो धन न सिर्फ आपके पास आएगा बल्कि उछलता हुआ आएगा। लोग आपसे उनका धन लेने की मिन्नतें करेंगे, परंतु अगर आपको यह नहीं मालूम कि धन कैसे संभाला जाता है तो धन आपसे दूर रहेगा। आपको याद है मेरे अमीर डैडी ने वित्तीय बुद्धि को किस प्रकार परिभाषित किया था? वित्तीय बुद्धि का संबंध इस बात से उतना नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप कितना धन बनाए रखते हैं। आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। अंधों को अंधे राह दिखा रहे हैं। अमीर डैडी बोले, निवेश करते समय औसत व्यक्ति आंखों का 95% और दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्सों में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको इस बात से
प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि आपकी आंखें सिर्फ 5% देखें और आपका मस्तिष्क बाकी 95%। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि जो लोग धन को देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं उनके पास उन लोगों से बहुत अधिक शक्ति होती है जो ऐसा नहीं करते। मैं किन लोगों से सलाह लूं? इस बारे में अमीर डैडी के विचार बहुत दृढ़ थे। लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे उन लोगों से सलाह लेते हैं जो मानसिक रूप से धन के प्रति अंधे होते हैं, या अंधे को राह दिखाए जाने का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे संभाला जाता है। अगर धन पहले आपके दिमाग में जड़ें नहीं जमा पाता तो वह आपके हाथों में भी नहीं टिक पाता, और अगर यह आपके पास नहीं टिक पाता तो धन तथा धनवान लोग दोनों ही आपसे दूर रहेंगे। थैंक यू।